हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी आप लोग भी बिल्कुल नए हैं, जो लोग एकदम नए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्लास में आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं आ रहे हैं, जो ऑनलाइन देखते हैं। अब सबकी अपनी अपनी स्थितियां हैं, क्योंकि जो पढ़ने का काम है वो आसान होता नहीं है कि रोज आना और रोज पढ़ना। अगर इतना आसान होता तो हर व्यक्ति आईएएस होता। देखो, एक चीज समझ लो कि जीवन में अगर आपके निरंतरता नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। पढ़ते सभी लोग हैं, यूपीएससी या स्टेट, कोई भी एग्जाम आपको देना हो, हमेशा आपने देखा होगा कि जो रेगुलर है अध्ययन में, या जो रेगुलर अभ्यास करता है, वही व्यक्ति सेलेक्ट हो पाता है। जैसे धावक है, अगर कोई जो रनर है, दौड़ता है, दौड़ में हर व्यक्ति दौड़ नहीं पाएगा। ये डेली वाला काम है दौड़ने का। जो डेली पार्क में जाके पसीना बहाएगा वही रेस में जीत पाएगा। लेकिन ये आसान नहीं होता। कभी कोहरा होता है, कभी ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, कभी बारिश होने लगेगी तो हम जाते ही नहीं। ऐसा ही जो क्लास के साथ भी है। एडमिशन लेने के लिए तो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, 50, 100, 200, 500 पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जाके देखोगे तो उसमें से 20% लोग ऐसे होते हैं जो आते ही नहीं। अधिकार की मांग सबसे ज्यादा, कर्म सबसे कम। पहली असफलता की ये लक्षण जो है, पहला लक्षण तो यही है असफलता का, कि आप जिस काम में लगे हुए हैं उसके लिए आपका फोकस ही नहीं है। दूसरा, केवल ये सोचना कि हम यहां आ रहे हैं उससे सफल हो जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी मूर्खता है। तुम्हें ईश्वर भी आके पढ़ाने लगे, जो गुरु गोरखनाथ भी आके पढ़ा दे, जो सबसे बड़े गुरु हैं, उसके बाद भी तुम सफल नहीं हो पाओगे यदि तुम उसको एब्जॉर्ब न करो। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? आप अपने अंदर उसको आए, वो सारी चीज जो भी आपको टीचर समझा रहा है। और अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत है। पढ़ना, उसके साथ उसको एब्जॉर्ब करना, समझ बनाना। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दोगे, उस एग्जाम में आपकी समझ वो साथ जाएगी और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जितना लिखना है लिख डालो, जितनी कॉपी भरनी है भर डालो, जाएगी वहां आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका विवेक। और इसी का डेवलपमेंट करना ही हमारा उद्देश्य होता है। हम इसी पे काम करते हैं कि आपका एक विवेक डेवलप हो जाए, एक आप सोचने का नया तरीका सीख लें। और अगर आपने वो तरीका सीख लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं सीखा तो फिर तो बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। बोलिए, खड़ी होंगी कि नहीं खड़ी होंगी? होंगी ही। तो हम लोग को यही सोचना है कि हम कुछ भी पढ़ें, कुछ भी समझें, समझने के साथ साथ वो हमारे अंदर भी हो, हम उससे आंसर भी लिख पाए। जैसे मैंने आप लोग को कुछ प्रश्न दिए थे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। मैं एक ऐसी जो घटना पे आज आपके साथ चर्चा करूंगा। जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक जो फिर से भी आएगा, स्टार्ट करेंगे। आज केवल एक ओवरव्यू भी लेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या देश के आंदोलन में हुआ। अगर आप देखोगे तो हम जब बात करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की, आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत के इतिहास का मतलब ये है कि आपको यहां पर पढ़ना क्या है। तो यहां आप देखो तो कुछ इतिहासकार या कुछ लोग जो सुविधा के हिसाब से मानते हैं कि 1707
जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद से आधुनिक भारत के इतिहास की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 1757 जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसके बाद से भारत में आधुनिकता की शुरुआत हुई, कि भारत में अब आधुनिक मूल्य, आधुनिक विचार, अंग्रेजों का शासन जो शुरू हुआ। तो 1757 से देखोगे 1857 तक पहला हिस्सा तो ये है जिसको कहते हैं जो प्रथम चरण, स्टेज 1। जब हम मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं या यहां से शुरू करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे 1857 से लेकर हम देखें 1947 तक। अब 1857 में क्या ऐसा हुआ कि हमने इसको अलग किया, तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 की क्रांति हुई। और जब 1857 की क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और सीधे महारानी का शासन शुरू हुआ। विक्टोरिया, वहां की महारानी थी इंग्लैंड की विक्टोरिया। आमतौर पे अगर आप ये भी देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में महारानी खुद भी भागीदार थी। 213 भागीदार थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसमें खुद इंग्लैंड की महारानी भी पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हल्के मत लेना, इसीलिए यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सहायता की गई, सहयोग किया गया और आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। जब 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और ये लगा कि कंपनी का शासन ही उखड़ जाएगा और बहुत सारे उस समय अप्रोचेज आए। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय था भारत में जो गवर्नर जनरल, उसने कहा कि अगर जो सिंधिया भी हमारा विरोधी हो गया होता तो हमारे पैर यहां से उखड़ गए होते, हमें अपना बुरिया बिस्तर बांधना पड़ता। इतनी स्थितियां खराब हो चुकी थी 1857 में। तो यहां से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से लेकर सीधे ब्रिटेन के अधिकारता में दे दिया गया, महारानी की अधिकारता में दे दिया गया। इसीलिए यहां से जो वायसराय का पद आपको दिखाई देगा, वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि। जो गवर्नर जनरल होता था अब उसको वायसराय के रूप में समझा गया। ठीक है, फिर क्या है, उसके बाद आप देखते हैं कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट 1947 के बाद भारत, 1947 से 1991 स्वतंत्रता के बाद भारत, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत किस समय भारत में क्या क्या समस्याएं थी, अब हम ये देख रहे हैं, ये फ्लो चलता है। तो इतिहास क्या है, निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। क्या है, निरंतरता और परिवर्तन की समझ है। और जिसको ये समझ हो गई उसको कोई फैक्ट रटने की जरूरत नहीं। हम इतिहास को तथ्य के सहारे नहीं पढ़ाते कभी भी। हम इतिहास को समाज, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के धार्मिक जीवन, वहाँ की राजनीति, वहाँ के सांस्कृतिक पहलू, उसके आधार पर इतिहास पढ़ते तो मजा आता है। ऐसे हर काल में आपने पढ़ा कि महिलाओं की स्थिति क्या है, वहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था कैसी है, ठीक है, वहां के जो लोगों का रहन सहन कैसा है, फिर आपको आनंद आएगा क्योंकि आप भी वैसे ही रहते हो। अब आपके समय में क्या परिवर्तन हुआ ये आपको देखना है। ये तो इतिहास है। इतिहास हमें भूत को देखकर, जो हो चुका है उसको देखकर अपने जो एक तो आगे का जो भविष्य है और जो अपना वर्तमान है उसको ठीक करने की एक प्रेरणा देता है। मतलब अपने
ऐसे समय को देख रहे हैं जहां हमने क्या देखा था, क्या समझा था, क्या पाया था, उसको हम आज कैसे महसूस कर रहे हैं। और अगर वही गलतियां हम फिर करेंगे तो हमारे समाज में क्या क्या होगा। तो ये चीज हम देखते हैं। तो 1947 से 1951 देश में क्या क्या समस्या थी। तो सबसे पहले आप देखो, देश में इस समय क्या थी? गरीबी। क्या थी? गरीबी। इसके अलावा भुखमरी थी। इसके अलावा रियासतों की समस्या थी। इसके अलावा विश्व में एक शीत युद्ध चल रहा था, उसमें हम किधर जाएं? जो यूएसए की तरफ जाएं कि यूएसएसआर की तरफ जाएं? कई समस्याएं चल रही थी। भारत अभी जब हुआ था, निर्मित हुआ था, आजाद हुआ, तो उसके सामने, भारत के सामने कई बड़ी समस्याएं मुंह खोल के खड़ी थी। अशिक्षा, अरे बेरोजगारी तो मान लो है ही। इसके अलावा और क्या होगा आप देखोगे? हाँ, धर्म का इशू, धर्म के मुद्दे चल रहे थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जब हम 1947 से 1951 तक का पूरा इतिहास देखें, ये सारी चीजें पढ़ें। 51 में आप देखेंगे, 1991 में आके आप देखेंगे तो भारत में एक बड़ी आर्थिक मंदी। हमारे पास जो 15 दिन का राजकोष नहीं बचा था कि हम अपना भुगतान कर पाए, जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। तो ये सारी स्थितियां हम देखते हैं आगे चल के आजादी के बाद भारत के इतिहास में। ठीक है, इसके अलावा और क्या हम पढ़ते हैं इतिहास में? ये इतना सेगमेंट हो गया जो आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत के इतिहास को समझते समझते विश्व का इतिहास भी बीच बीच में आता है। कैसे बताओ? अगर आप देखेंगे जब अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, अंग्रेज आए कैसे? व्यापारी बन के। आज हम केवल थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहे हैं जिससे आप लोगों को भी एक पूरी अच्छी समझ हो जाएगी कि वास्तव में अंग्रेज आए कैसे थे, अंग्रेजों की सोच क्या थी। अंग्रेज भारत में एक व्यापारी बन के आए थे, और व्यापारी बन के आने के पीछे भी एक उनके पास बहुत एक रीजन था, बहुत बड़ा। क्या रीजन था? कि वहां के बाजार पूरी तरह से बंद थे। अगर अंग्रेजों को या वहां के जो यूरोप के लोगों को भारत या अन्य जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं वहां तक जाना था तो अपने देश से बाहर निकलना था, और उनको बाहर निकलने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता। समुद्र की यात्राएं वही व्यक्ति कर सकता है जो साहसी हो। पहली शिक्षा अगर आप अंग्रेजों से लें तो साहस की लें। दुनिया में जिसके पास साहस है वही विजेता होगा, नहीं तो विजेता नहीं हो सकता। आपसे अगर कोई ये कह दे कि आप जहाज लेके उतर जाओ तो आप उतरोगे नहीं नदी में भी, वो महासागर में उतर गए, मरने जीने का भी खतरा था। लेकिन जब उतरे तो उतरे, फिर वापस नहीं गए। दुनिया के 50 राष्ट्रों पर अधिकार किया अंग्रेजों ने। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे अंग्रेज। अंग्रेज अपने नस्ल, अपने आप को बहुत ऊपर रखते थे। ऐसा ही मामला था हिटलर के समय में भी, जब उसने जर्मनी को एकीकृत किया था। तो अंग्रेज जब भारत में आए तो यहां पर व्यापारी बन के आए, और जब व्यापारी बन के आए तो व्यापारी के रूप में उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च किए भारत में अंदर आने के लिए। जब कोई किसी के घर में आता है तो दो तरीके होते हैं, या तो उसको कुछ लोभ दे दो, लालच दे दो। तो आमतौर पे दुनिया का हर इंसान अंदर से लालची है, तो भारत के लोग भी लालची थे। उस सोने का सिक्का दिखाया, पोटली फेंका, यहाँ के सारे नवाब सब जो हैं वो धीरे धीरे, हाँ ठीक है, बढ़िया है। अली वर्दी खां इसी बात को कहता है, क्या कहता है कि ये अंग्रेज जो लोग हैं या जो यूरोप के लोग हैं,
ये मधुमक्खियों के समान है, ये हमको शहद देने आए हैं, और अगर हमने इनको छेड़ा तो ये हमें काट काट के मारेंगे, इसलिए हमें इनको छेड़ना नहीं है। इसीलिए भारत में धीरे धीरे अंग्रेज सफल होते गए। अगर पहले ही उनको नहीं घुसने देते तो इतनी सोच ही नहीं थी हमारे पास। उत्तर से लेकर वो दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग उसमें जो रियासतों में था बटा हुआ, क्योंकि मुगल कमजोर हो चुके थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, और जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ऐसे मुगल शासक आए जो अपने दरबार में बिना कपड़े के दौड़ते थे। जहांदार शाह जिसको लंपट मूर्ख कहते हैं, मोहम्मद शाह जिसको रंगीला कहते हैं, खूब ऐसे लोग आए। इसीलिए तो मुगलों का बेड़ा गर्क हो गया। आप लाल किला देखो, आप वो जामा मस्जिद देखो, आगरा का ताजमहल देखो, ये सब मुगलों ने बनवाया है। मुगल हिंदुस्तान के बहुत लंबे समय तक शासक रहे। आखिर कैसे बर्बाद हो गए? बर्बादी का कारण यही था, जब सोच नहीं होगी, समझ नहीं होगी। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, जब नाश छाता है तो पहले विवेक को मार देता है। तो यहां आप देखेंगे तो यही हुआ। औरंगजेब के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला। अंग्रेज उसमें सक्षम होते गए, सक्षम होते गए। तो अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। एक प्रश्न आया था ऑप्शनल में, खबर नहीं लगी हमें और हमने भारत को जीत लिया। ऐसे जीता, बेखबरी के दौर में जीत लिया। क्या यह ठीक बात है? नहीं। अंग्रेज, आप किसी को आए हो जो अंदर से मन बना के कि हमको यहां पर उसको जीतना है, तो ये बात तो आप इसलिए कह रहे हो कि हमारी आलोचना ना हो, कि हमको कोई ये ना कहे कि हमने आपका इतना नुकसान किया। आप ऐसे थे तो हम सफल हो गए। फिर अंग्रेजों ने भारत में ब्रेन वॉश किया सबका। क्या किया? ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश का मतलब ये होता है कि आपको इतना छोटा दिखा दें, नीचा दिखा दें कि आप अपने आप को कुछ मत मानो। इसीलिए अंग्रेज जब आए तो भारत का इतिहास लिखा गया। हमारे पास तो कोई इतिहास भी नहीं लिखा हुआ था। अंग्रेजों के आने के बाद ही तो इतिहास लिखना शुरू किया हमने। जब अंग्रेजों ने हमारे बारे में खूब उल्टा पुल्टा लिखा तो हमने भी अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखा। तो अंग्रेजों का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी, हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रवादी। जब आप पुस्तक पढ़ेंगे उसमें खूब बड़ी बड़ी बातें लिखी। साम्राज्यवादी दृष्टिकोण मतलब ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत बनाने के लिए भारत में जो अप्रोच होगा उस तरीके से इतिहास लिखा जाएगा। समझी? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझी? क्या इतिहास लिख रहे हैं अंग्रेज? कैसा इतिहास लिखवा रहे हैं? अपने लिए कि वो भारतीयों के लिए? किसके लिए लिखवा रहे हैं? अपने लिए। हाँ, आप समझ गई तुम। अपने लिए लिखवा रहे हैं। क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि भारत का शोषण करना, और दूसरा भारत के बारे में जानकारी हासिल करना, कि भारत जिसके ऊपर शासन करना है सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी, उसकी पूरी कुंडली निकालनी है कि ये लोग हैं कौन भारतीय, क्या इनका रहन सहन है, क्या इनकी सोच है, क्या इनकी हिस्ट्री है, और अगर हिस्ट्री में इनकी कोई अच्छी चीज है तो उसको सामने नहीं लाने देना है। अच्छाइयों को नहीं दिखाना। अगर ये अच्छाई को जान जाएंगे तो ये हमारे शासन में क्यों रहेंगे? अमेरिका में ये घटना हो चुकी थी अंग्रेजों के सामने। अमेरिका भी अंग्रेजों का उपनिवेश था, तो अमेरिका उनका मोती था। वो मोती उनके हाथ से निकल गया। उसके बाद भारत में उन्होंने अपनी शक्तियां और कड़ी कर दिया कि भारत हाथ से नहीं जाना चाहिए। भारत से बहुत पैसा जाता था इनके पास। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण हुआ, इंग्लैंड का जो बहुत तेजी से जो विकास हुआ और वो पूरी दुनिया पर छाया, उसके पीछे चाहिए पैसा।
पूंजी का संचित होना। जिस देश में पूंजी संचित होती है वो देश ही आगे बढ़ता है। ध्यान समझ लो, आपके देश में जो पूंजी संचित हो सकती थी निर्यात के द्वारा, व्यापार को उत्साहित करने के द्वारा, अपने लोगों को प्रोत्साहन के द्वारा, वो सारा कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारत का चरखा तोड़ दिया और यहां के किसानों को बेबस बना दिया। यह कहता है मार्क्स कि अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया, क्योंकि भारत का सूती कपड़ा इतना अच्छा था कि उसके लिए पूरा यूरोप दीवाना था। यूरोप में कोई भारतीय कपड़े को जो प्रतिस्थापित करने के लिए इंग्लैंड के पूरे लोग लग गए और यहां के कपड़े बनाने वाले लोगों के अंगूठे कटवा लिए गए। इस देश पर बहुत जुल्म हुआ है, भारत के वासियों, बड़ा जुल्म हुआ है, और अंग्रेज जितनी बार माफी मांगे उतना कम है। लेकिन समस्या इस बात की है कि इतिहास हम अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते। हम सोचते हैं कि जो पुस्तक में आप अपने तरीके से समझो, जो पुस्तक में तो है ही, लेकिन आप कैसे इतिहास को देखोगे, और ये जो दृष्टिकोण है ये जब देखोगे तब तुम्हारी समझ बनेगी कि वास्तव में इतिहास कोई तथ्यों का संग्रह या बंडल मात्र नहीं है कि 1757 में हुआ, 1756 में हुआ, 1753 में हुआ, 1760 में हुआ। ऐसे लोग इतिहास पढ़ते हैं और ऐसे लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि हमने अपने विश्वविद्यालय के अध्यापन के दौरान ये सारी चीजें छोड़ी और एक अलग तरीके से अप्रोच पे गए, और वही आप लोग को देते हैं, और ये बच्चे आमतौर पर अच्छा लगता है, उनको आता है पसंद, और यही दृष्टिकोण आपको रखना भी है। पूरी यात्रा होनी चाहिए। फिर अंग्रेजों ने क्या किया भारत में? अंग्रेजों ने धीरे 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 अपने पैर जमाने शुरू किए। मैंने आपको बताया था कि 1757 के पहले अंग्रेज भारत में 2 करोड़ से ज्यादा सोना और चांदी लेकर आए थे अपने व्यापार को जो प्रोत्साहित करने के लिए। उन्होंने भारतीयों से सामान खरीदा था, उसके बदले में पैसे दिए थे। लेकिन 1757 प्लासी की एक छोटी सी लड़ाई की विजय के बाद अंग्रेजों का भाग्य सितारा जाग उठा। वो लड़ाई नहीं थी, छल था। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि भारत के लोगों ने, जो बंगाल के जो लोग थे, उन लोगों ने अपने नवाब को बेच दिया अंग्रेजों के हाथ। बड़े इतिहासकार हैं जदुनाथ सरकार, वो कहते हैं कि भारत के अमीरों ने, धनवानों ने अपने नवाब को बेच दिया। यहां बेचने का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना रहा है। यहां अपना कौन है और कौन पराया है इसकी ही सीख नहीं हो पाती। क्या किया? बेच दिया। और प्लासी कोई युद्ध नहीं था, एक झड़प मात्र थी, कोई युद्ध नहीं हुआ। जो लड़ने गए, जो मीर जाफर, पहले ही भाग गए, सेनापति था मीर जाफर, भाग लिया वो युद्ध से। फिर सिराजुद्दौला को भागना पड़ा मैदान छोड़ के। उसके बाद उसको मीरन ने मार दिया। हां, मार दिया। अब आप देखेंगे इतिहास ऐसे ही बनता है। लेकिन अंग्रेजों को उससे धन मिला, पैसा मिला, चीजें मिली, सेना को संगठित करने का आधार मिला, अपने लिए बंगाल में एक अच्छा व्यापार मिला। जिसके पास धन है वही राज्य करेगा दुनिया पर। बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता, कितनी भी सोच लगा लो। सारा खेल पैसा और शक्ति का है। अब एक चीज और समझो, जिसके पास शक्ति नहीं होगी उसके पास पैसा भी नहीं रुकेगा। पैसा रखे हो तुम्हारी गर्दन उतर जाएगी अगले दिन। भाई अगर आपने जो देखा होगा कि वो सोने की चैन पहने हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सोने का ही जो शर्ट बनवा लेते हैं, पूरी शर्ट सोने की, खूब दिखाया, वीडियो पे वायरल किया, अगले दिन गर्दन उतर गई। तुमने तो सोने की शर्ट पहनी, लेकिन उसकी सुरक्षा करने की तुम्हारे पास भाई जो शक्ति नहीं है,
तो तुम क्यों दिखा रहे हो? धन वही दिखा सकता है जिसके पास शक्ति हो। अमेरिका इसीलिए दुनिया में बहुत आगे है कि अमेरिका के पास पैसा भी और शक्ति भी है, कोई आंख नहीं दिखा सकता। क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी पढ़ाते हैं, तो हम ये भी बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिसमैन है अमेरिका, विश्व में कोई भी घटना घट जाए उसमें अमेरिका कह देता है ये चीज ठीक नहीं हो रही है साहब। अमेरिका में अगर कुछ हो रहा और अगर तुम बोल दोगे तो अमेरिका ऐसी धमकी तुमको देगा कि अगली बार तुम बोल नहीं पाओगे, लेकिन वो बोलता है और आप सुनते हो। तो मैंने यही बात बताया कि जिसके पास धन है उसके पास शक्ति भी होनी चाहिए। तो अंग्रेजों ने शक्ति संगठित किया, धन था उनके पास, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी सेनाओं का विस्तार करते गए और आगे चल के 1764 बक्सर की लड़ाई में 3 बड़ी शक्तियों को हरा दिया। कौन कौन? एक तो अवध का नवाब, एक जो मुगल और एक बंगाल का नवाब। इन तीनों बड़ी शक्तियों को अंग्रेजों ने 64 के वॉर में हराया और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। युद्ध हुआ प्रॉपर और अंग्रेजों ने इस युद्ध में यह दिखा दिया योजना बड़ी होती है, भीड़ नहीं बड़ी होती। इसलिए इस परीक्षा में भीड़ को देखकर नहीं घबराना है। भीड़ तो बहुत आएगी, एग्जाम देने जाओगे इतनी भीड़ दिखाई दे, उसमें लगे हमारा कैसे होगा साहब, इतने लोग पढ़े हुए हैं, हमसे काबिल। योजना वाला व्यक्ति सफल होता है। इसके बाद योजना है, प्लान है। पहले ऐसे इतने क्वेश्चन करने, फिर इतने क्वेश्चन, फिर इतने क्वेश्चन, ज्योग्राफी में इतने करने, हिस्ट्री में इतने करने, इकोलॉजी में इतने करने, एनवायरमेंट में इतने करके आने। हमको दुनिया से क्या मतलब? सारा जगत अंधा है, उससे हमको क्या लेना देना? हम अंधे नहीं है, हम अंधे नहीं है ना। कबीर कहते हैं कि ये पूरी जो दुनिया अंधी है, लेकिन हमें अंधा नहीं बनना है तो अपनी आंख जो और मजबूत करनी पड़ेगी और शक्तिशाली बनानी पड़ेगी। वो तरीका है सोच में, वो तरीका आपकी समझ में है। और फिर आप देखेंगे कि अंग्रेज धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान पर जो भी शक्तियां थीं उससे टकराए और उस समय टकराए जब तक उसको कमजोर वो नहीं कर पाए। मतलब अगर आप देखेंगे वो मराठों से उस समय टकराए जब मराठे कमजोर हो गए। ऐसे समय में नहीं टकराए जब मराठे मजबूत थे। नाना फडणवीस जैसे लोग थे तब तक वो नहीं टकराए, बाद में टकराए। जब ऐसे लोग अपने आप को पेशवा घोषित करने लगे जिनका कोई आधार नहीं था। पेशवा जो द्वितीय था उसने ये कहा कि हम हर चीज देने को तैयार हैं, बस खाली हमको पेशवा बना दो अंग्रेजों। इसके अलावा आप देखोगे कि मैसूर राज्य, हैदर अली, जहां भी अंग्रेज गए वहां पर एक निश्चित पैटर्न था। हैदर अली बहुत मजबूत था, लेकिन हैदर अली के खिलाफ पूरे भारतीयों को अपने साथ जोड़ लिया। जो मराठा को जोड़ लिया, हैदराबाद के निजाम को जोड़ लिया। जैसा जैसा समय आया वैसा कैसे तो ऐसा है कि हम तुम्हें देंगे, ठीक है, हमारे साथ चलो। तो अंग्रेज बहुत होशियार थे। इसी युद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि हमने अपने मित्रों को बहुत शक्तिशाली भी नहीं होने दिया और अपने मुख्य शत्रु को मार गिराया। मतलब यह है कि जो हमारा मूल शत्रु था वो मैसूर राज था, उसको हमने मार गिराया और अपने मित्रों को भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनने दिया। बाद में हम मित्रों की भी गर्दन उतारेंगे। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी भाई, एक न एक दिन तो आएगी ना घर पे। तो यही हाल था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने चीजों को अपने अनुसार सेट किया। एक एक घटना, कोई भी ऐसी एक घटना बताओ जहां अंग्रेजों ने अपने अनुसार नहीं किया। उनके सामने स्थितियां कुछ और आ गई, उन्होंने पूरा सेट किया था। और जब भारत छोड़ के जाने वाले थे तब भी एक ऐसा भारत छोड़ने वाले थे जो अलग अलग हिस्सों में बटा, बाल्कन प्लान के तहत अलग अलग यहां पर देश हों। 560 से ज्यादा रियासतें थी यहां, उससे ऊपर ही थी।
अलग अलग रियासतें थीं, और अलग अलग रियासतों के प्रति एक ऐसी सोच कि वो रियासतें या तो जो भारत में मिले या तो वो पाकिस्तान में मिल जाए, नहीं तो उन्हें आज़ाद होने का भी अधिकार दिया गया था। क्योंकि एक यहाँ पर जो नियम रखा गया था 1857 के बाद, जिसको कहते हैं वो ब्रिटिश पैरामाउंटी का। क्या नियम था ब्रिटिश पैरामाउंटी का? कि यहाँ के जो भी राजा महाराजा होंगे वो इंग्लैंड की महारानी के प्रति जवाबदेह हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उनको सहयोग देने की जिम्मेदारी इंग्लैंड की महारानी की होगी। क्यों? 57 के बाद भारतीय जो जमींदार थे, छोटे राजा थे, उनको अपने साथ रखने की एक रणनीति अंग्रेज लेकर आए कि यहां के जो रूलर क्लास हैं उनको अपने पक्ष में रखना है। आजादी की लड़ाई आम जनता ने लड़ी थी, इसलिए आजादी मिली। रूलर क्लास तो नहीं चाहता था ना। कुछ राजा महाराजा थे, लेकिन बाकी राजा महाराजाओं का भारत को आजाद कराने में कोई योगदान नहीं। एक बार इसको बोलो। तो पानी की टंकी भर गई थी। अंग्रेजों की जो पाप की जो उनकी स्थिति थी वो भी भर गई थी। इसलिए भारत अपने आज़ादी के लिए संघर्ष करता रहा, और उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ों को जो समझा। तो मैं ये बता रहा था कि आपको कि पूरा इतिहास इंटरलिंक है, चाहे वो विश्व इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो, चाहे वो आगे का इतिहास हो जो समकालीन भारत का इतिहास बोल सकते हो, या हम एंशिएंट की बात करें तो एंशिएंट का भी इतिहास उसी इंटरलिंकिंग का ही अगला रूप है। अगर आप देखो तो इतिहास में हर घटना एक दूसरे से लिंक करती है। हम इस तरीके से देखेंगे। इतनी देर से मैं ये जो बातें बता रहा हूं कि एक आपको अप्रोच पे बात बता रहा हूं कि अप्रोच क्या रहना चाहिए। अप्रोच यही रहना चाहिए। अब एक बात बताओ, आईएनए क्या है? आजाद हिंद फौज। पढ़ा है कुछ? नहीं। हाँ, देवी बताओ क्या है आजाद हिंद फौज? सोच समझ के बताना, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, सोच समझ लो, बताओ। इंडियन रिपब्लिक आर्मी। अच्छा, पता है लेकिन बोल नहीं पा रही है। कैपिटलिस्ट लाने के लिए था। रिवीजन नहीं करती हो, इसीलिए ये मैंने कहा कि पढ़ने से ज़्यादा जो रिवीजन करना है। अगर रिवीजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, सारा ज्ञान कूड़ा है। हाँ बताएं, बताइए बताइए। रुको रुको रुको, अब तुम्हारा टाइम ओवर। हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। आईआरए बताओ, इंडियन रिपब्लिक आर्मी। हम्म कहाँ पे? हम्म उद्देश्य ये नहीं था, इनका उद्देश्य था कि अंग्रेजों के शासन को उखाड़ फेंकना। हम्म हम्म और जो जो 12 साल। हम्म 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 जो प्रीति लता
हम्म। हम्म। ठीक। ठीक। अच्छा है, बढ़िया। बैठो। एक टॉपिक लेके बताते हैं, ठीक है? उससे थोड़ा समझ में आएगा कि हम लोग कैसे कोई टॉपिक को समझते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन इस चर्चा को करने के लिए इसमें बहुत सारी बातें आएंगी और एक एक करके उन बातों को समझना है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आज़ाद हिंद फौज क्यों बनी थी। कोई भी चीज़ आपने अगर पढ़ी तो इसमें एक प्रश्न ये जुड़ता है कि आज़ाद हिंद फौज क्यों। आज़ाद हिंद फौज, नाम है आज़ाद, कराना किसको है? हिंद को आज़ाद कराना है, और उसके लिए एक फौज बनानी है। और ये क्यों बनाई जा रही है, उसके पीछे का आधार समझना होगा। देश में लगातार एक माहौल बना हुआ था कि अब 1930 के बाद अगर हम बात करें तो 1915 में महात्मा गांधी भारत में आए। 1917 में वो भारत के जो आंदोलन है उसमें सक्रिय हो गए। 1920 तक आते आते उन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, ध्यान समझना। फिर धीरे धीरे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जो महिलाओं की भूमिका बढ़ती गई, क्योंकि उनका आंदोलन अहिंसात्मक था, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि 1930 तक आते आते राष्ट्रीय आंदोलन एक नए उभार पर था। राष्ट्रीय आंदोलन एक नए जोश में आ चुका था। क्यों था? इसके पीछे का मैटर समझो। युवा, युवा मतलब शक्ति। शक्ति जिधर जाती है उधर ही जमाना चलता है। अब यहां 1930 तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और खास तौर पे अगर हम बात करें तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बना था, वो कांग्रेस अब धीरे धीरे बहुत सक्रिय है भारत के लिए, जो हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, ठीक है। 1930 तक हम देखते हैं तो युवाओं का एक पूरा अच्छा जुड़ाव भारत के आजादी में उसमें आ चुका था। क्यों? क्योंकि अब आपको एक बात यह समझना पड़ेगा कि भारत में सबसे पहले जब आईएनसी स्थापित हुई थी 1885 में, उस समय हमारे लोगों का अप्रोच क्या था? नरमपंथी। हम पहले नरम थे। क्या करते थे? अंग्रेजों के संवैधानिक सुधार पर हमारा विश्वास था। हाँ, संवैधानिक सुधार, उनकी न्यायप्रियता पर विश्वास था, है ना। हम कहते थे हम आपको जो प्रतिवेदन देंगे, पत्र भेजेंगे और आप हमारी बातें सुनेंगे, यही तो कहते थे, यही तो कह रहे थे। अंग्रेजों ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्थापित भी कराया था। एओ ह्यूम के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ही इसकी स्थापना करवाई गई थी। वो आईसीएस अधिकारी ही था, ध्यान समझना। कांग्रेस को स्थापित इसीलिए करवाया गया था कि भारतीयों के मन में क्या चल रहा है, शिव के मन में क्या है। और सेफ्टी वॉल्व, तड़ित चालक, बहुत सारे शब्द इसके लिए आते हैं। सेफ्टी वॉल्व का मतलब कुकर में अगर बहुत ज्यादा ऊष्मा बनी है तो कुकर फट जाएगा, फटने से पहले सीटी दे दे, जानकारी हो जाए कि विद्रोह क्यों होने वाला है, क्योंकि 57 में एक बार हो चुकी थी गलती। अब अंग्रेज वैसा विद्रोह अपने खिलाफ नहीं चाहते थे। तड़ित चालक क्या होता है कि अगर कभी जो बिजली गिरने वाली हो तो उसके पहले आपने देखा होगा कि जो घर के पीछे एक
वो रॉड लगा देते हैं, तार बांध देते हैं कि अगर जो बिजली गिरे तो उस पे आकर ऊपर चली जाए, घर पे ना गिरे। तो ये सिद्धांत है तड़ित चालक का। तो आईएनसी की स्थापना ये हुई। लेकिन धीरे धीरे ये जो रवैया था नरमपंथियों का, इसमें सारे जो बूढ़े लोग बैठे थे, कौन थे? दादा भाई नरोजी, रमेश चंद्र दत्त, है ना। इसके अलावा आप देखोगे जो रनाडे जी, ये सारे लोग बैठे थे और उनके द्वारा अलग तरीके से ये स्तर पे हो रही थी बात। लेकिन इनकी इस रणनीति से एक वर्ग असंतुष्ट हो रहा था, वो था युवा। उस युवाओं ने कहा कि हमारा नजरिया कैसा है साहब? गरमपंथी है, हम एग्रेशन वाले लोग हैं, ये क्या मांगते हो? अगर आप देखेंगे तो ये आरोप लगाएंगे कि नरमपंथी मेढक की तरह से केवल टर टर करते हैं। बहुत सारे आरोप लगाए गए इनके ऊपर कि एक साल में एक बार इकट्ठा होते हैं, फिर कुछ बोल देते हैं, हो ऐसे नहीं आजादी मिलेगी। तो गरमपंथियों ने अपने तरीके से आजादी की लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में धीरे धीरे ये जो शक्ति का केंद्र था वो खिसक कर इधर आ गया, वो आ गया जो गरमपंथियों के पास। और ये शक्ति का केंद्र धीरे धीरे, इसमें क्रांतिकारी तत्व भी शामिल हुआ। गोली का बदला गोली और खून का बदला खून। और इसी के ही बहुत सारे लोग थे, HRA, HSRA, बहुत सारे संस्थान बनाए गए, IRA बना। उसी जो सीक्वेंस में बात हम कर रहे हैं कि यहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे, भारत मेरा है, मैं इसे लेकर रहेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक। ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि और भी बहुत विचार रखे गए और धीरे धीरे कई ऐसे नेता है जैसे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, जो बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने कहा कि हम अपने तरीके से लड़ेंगे। और जब लाला लाजपत राय 1927 साइमन कमीशन की वापसी कराने के लिए मुंबई में आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियों का प्रहार हुआ। और वही लाठियों का प्रहार उन्होंने बोला था कि ये जो जो मेरे ऊपर लाठियां पड़ रही हैं, ये अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी किल के तरह से होंगी, ध्यान रखना। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर आप देखें तो एक भारत में उत्साह बना और यहां पर भगत सिंह नौजवान सभा के द्वारा एक नया संगठन बनाते हैं, नौजवान सभा। तो नौजवान सभा के द्वारा उन अधिकारियों की हत्या की गई जिन अधिकारियों ने लाला जी को मारा था। जो सैंडर्स हत्याकांड, उसमें बेसिकली उसका रोल था नहीं। भारतीय क्रांतिकारी जब भी मारते थे तो जिसको मारना होता उसको नहीं मार पाते थे, किसी और को ही मार देते थे उल्टे। लक्ष्य हमेशा इनका चूक जाता, लेकिन तब भी ये संकेत के रूप में अच्छा था। फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे इन लोगों ने भारत में एक अलग तरीके से रणनीति शुरू की। मतलब इनको सपोर्ट करने के लिए ये भी एक आंदोलन जो पैरेलल चल रहा था कि अगर इनको मारा अंग्रेजों ने तो ये लड़ जाएंगे। और इसी विचारधारा से एक व्यक्ति निकलते हैं, सुभाष, जो यहां के हैं लेकिन यहां से भी जुड़ते हैं तो यहां के, जो गरमपंथी मामले के हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई कि महात्मा गांधी को वो पसंद नहीं आए। क्या हुआ? महात्मा गांधी को जो सुभाष चंद्र बोस का अप्रोच था, अप्रोच पसंद नहीं था। और जब अप्रोच पसंद नहीं होगा तो महात्मा गांधी के साथ चलना सुभाष बाबू के लिए आसान नहीं होगा। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जो सुभाष चंद्र बोस युवाओं के बहुत बड़े नेता थे, JL नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों ही नेता अच्छे नेता थे, वो अच्छे स्तर पे उनका सम्मान था।
जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज चलते थे, जो महात्मा गांधी कहते थे उनके हिसाब से चलते, उनके एक तरह से आप ये मान सकते हो कि यंत्र थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वैसे थे नहीं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि आईसीएस अधिकारी थे, 5th रैंक थी, इसके अलावा बहुत अच्छे परिवार से आते थे, CR दास के शिष्य थे, बहुत सारी उनके पास था, अनुभव था, और ये जानते थे कि देश क्या मांगता है, देश को क्या चाहिए, इस चीज को जानते थे। तो उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस में इस बात को रखना शुरू किया। 1930 के बाद 2 ऐसे अधिवेशन रहे, हरिपुरा और वो त्रिपुरी, जहां वो अध्यक्ष के पद पे निर्वाचित हुए। लेकिन वो त्रिपुरी अधिवेशन में अगर हम देखें तो वहां उनके अध्यक्ष पद को चैलेंज किया महात्मा गांधी ने। कहा ऐसा है कि तुम जब भी जीत जाते हो तो फिर हमारी बातें नहीं रखी जा पाती। और महात्मा गांधी अंदर से भी बहुत जिद्दी थे। तो फिर क्या रास्ता बचता है? फिर सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से अध्यक्ष पद पे रहते हुए कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। कहा गया ऐसा है कि महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट बहुत ऐसा था कि जिसने सुभाष चंद्र बोस के कैरियर को वो समाप्त किया। उन्होंने कहा कि ये जो पट्टाभी सीतारामैया जो उनके खिलाफ लड़े थे, जो सुभाष चंद्र बोस के सामने थे जब इलेक्शन हुआ था, तो पट्टाभी सीतारामैया की हार वो केवल उनकी हार नहीं है, मेरी हार है। महात्मा गांधी ने कहा कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, मेरी हार है, और मैं इसे अपनी व्यक्तिगत हार मानता हूं। और इतना कहकर जो बापू ने एक धोती ऐसे किया और वहां से निकल गए। कांग्रेस जो है वो सत्ते में आ गया। पूछना पड़ा कि भैया क्या चाहते हैं? कहे मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं तो कोई बात नहीं करूंगा इस विषय पर। सुभाष चंद्र बोस ने खुद जाकर उनसे मिले, कहे आप क्या चाहते हैं? कहे मैं तुम्हारी विचारधारा से सहमत नहीं हूं। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939, और जिसके तहत धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। और 1939 में ही आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे आएगी। अब 1939, अब यहां पे आप आ जाओ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। और उसके बाद यहां पर धीरे धीरे 1940 तक आते आते आप देखोगे कि भारतीय सुरक्षा कानून लाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिसके तहत यह कहा गया कि देश में जितने भी नेता उन सबको जेल भरो आंदोलन, सबको जेल में डालो, ये कुछ रहेंगे तो बाहर बोलेंगे, हमारे लिए समस्या करेंगे, इन सबको जेल में डालो। जेल भरो आंदोलन। फिर उसी आंदोलन से बचने के लिए सुभाष चंद्र बोस जो हैं, आप देखेंगे वो अपना भेष बदलकर पेशावर पहुंचे। पेशावर कहां? अफगानिस्तान। पेशावर पहुंचे। पेशावर से वो पहुंचे मास्को, और मास्को से पहुंचे आप देखेंगे बर्लिन 1941 में, जहां उस समय 2 महाशक्तियों के एक ग्रुप जर्मनी के पास हो गए, क्योंकि अंग्रेज तो भारत पर जो रूल ही कर रहे थे, तो अंग्रेजों के पास तो नहीं जा सकते थे। तो जो अंग्रेजों का दुश्मन वो हमारा भी दुश्मन, हाँ वो हमारा भाई, सॉरी दोस्त, जो दुश्मन का, एक बड़ी अच्छी कहावत है, क्या है? हाँ, जो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। इसी सोच के साथ जो सुभाष चंद्र बोस वहां पहुंचे थे। तो वहां जब गए तो हिटलर से मुलाकात हुई। हिटलर ने उनको कहा कि भाई आपके अंदर अद्भुत गुण है, आपको मैं वो नेताजी कहता हूं, और वहीं से उनका नाम पड़ गया नेताजी सुभाष चंद्र
बोस। अब नेताजी को यह कहा गया कि अब आप क्या चाहते हैं हमसे, हिटलर ने पूछा। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों को अपने देश से खदेड़ना चाहता, भगाना चाहता हूं। जैसे कोई जानवर अगर किसी के खेत में आ जाए तो लोग अब उसको हटा देते हैं अपने खेत से, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हिटलर से जाकर दोस्ती का प्रयास किया। इसी प्रयास के तहत अगर आप देखेंगे तो वो आगे चल के एक नई सेना बनाएंगे जिसका नाम है आजाद हिंद फौज। ठीक है। और 1942 में जो सुभाष चंद्र बोस पहुंचते हैं सिंगापुर, जब सिंगापुर पहुंचते हैं तो वहीं पर भारतीय युद्ध बंदी रखे गए थे। कौन रखा गया था? भारतीय युद्ध बंदी। किसने बनाया था? जापान ने। जापान और वो जर्मनी और इटली, ये तीनों दोस्त थे। ठीक। इन तीनों दोस्तों ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के खिलाफ एक महायुद्ध छेड़ा था। ठीक है। अब यहां पर हमें जो सहयोग मिल सकता था, जो अंग्रेजों के विरोधी हों उन्हीं से। तो अंग्रेजों के विरोधी कौन कौन थे? जर्मनी, जापान और इटली। इसी क्रम में आए यहां सिंगापुर सुभाष चंद्र बोस। अब क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में जब सिंगापुर पहुंचे तो यहां उन्हें एक जो संस्थान था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जो बनाया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। अब ये कौन थे रास बिहारी बोस? अगर आपको याद हो तो जब 1911 में भारत की राजधानी जब परिवर्तित हुई थी और 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग सेकंड भारत में आ रहा था वो दिल्ली में, तो उसके ऊपर जो चांदनी चौक से उसकी पालकी निकल रही थी वो लॉर्ड हार्डिंग की, उसके ऊपर जो बम फिकवाया गया था वो फिकवाया था रास बिहारी बोस ने। और उसके बाद वो भाग गए जो विदेश में। वो रास बिहारी बोस वहां जाकर उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम का एक संस्थान बनाया था। उस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सहायता से जो सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय जो युद्ध बंदी थे सबको एकत्रित किया। और एकत्रित करने के बाद 1942 में अगर आप देखेंगे तो भारतीयों का एक सम्मेलन बुलाया गया जो विदेश में रहते थे। उस सम्मेलन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, जैसे कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह। और यहीं पर यह निर्णय लिया गया कि हमें एक सेना बनानी पड़ेगी जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना कहा गया, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज। ठीक है। ये बात आपको समझनी है। और यहीं पर जो सुभाष चंद्र बोस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। हमारी मातृभूमि जो मदरलैंड है, हम अपनी वो मां समझते हैं ना धरती को, हमारी मातृभूमि वो स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपने ये सुना होगा कि तुम मुझे खून दो, लेकिन उसके पहले की लाइन ये है कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। हमारी मां हमसे आजादी की मांग कर रही है। और जब सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया तो महिलाएं भी खड़ी हो गईं और वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बनाई गई। ध्यान रखना, ऐसा नहीं लड़कियां, मैं आपको अक्सर बताता हूं कि लड़कियों ने भी बढ़ चढ़ के भागीदारी किया। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो सुभाष चंद्र बोस ने इसी जो सिंगापुर से ये एक और नारा दिया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो नारा। स्टेट पीसेस में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि कब कहां क्या नारा दिया गया, तो दिल्ली चलो का नारा यहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आप देखेंगे कि आजाद हिंद फौज बाद में जब जापान की हार हुई तो आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भी जो बंदी बना लिया गया, उनको भी अंग्रेजों के सामने खड़ा किया गया। अब
इस बात को समझना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इन लोगों के ऊपर, जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। कौन सा? देशद्रोह, कि तुम लोगों ने देश के साथ द्रोह किया। लेकिन वास्तव में देखो तो ये देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों की नजर में वही देशद्रोह था। अगर आपको याद आ रहा होगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह की फांसी के बाद जनता बड़ी आहत थी। महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, अंडे भी फेंके गए थे कि आप क्या कर रहे थे बैठ के, कि जो भगत सिंह को नहीं बचा पाए। इरविन से क्या बात हो रही थी? आपको भगत सिंह की फांसी को रोकना चाहिए था। युवाओं का बड़ा उनके साथ अटैचमेंट था। भाई, जो आदमी ये कह सकता है कि आजादी ही मेरी दुल्हन है, ये कोई जो सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। भगत सिंह, हर घर में लोग ये बोलते हैं कि भगत सिंह आना चाहिए, बहुत बढ़िया नेता है भगत सिंह। भगत सिंह वो नेता नहीं थे, एक पूरा चलता फिरता जो विचार थे, जिन्होंने सबको ये संदेश दिया कि देश सबसे बड़ा है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सबसे ऊपर है। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? इसलिए भगत सिंह फांसी चढ़े। जो लाहौर असेंबली बम कांड, अगर आप देखेंगे, असेंबली बम कांड, वो लाहौर कह रहा हूं, असेंबली बम कांड जो है उसमें भी आप देखेंगे, इसीलिए वो पकड़े भी गए। उन्होंने बोला कि हमें किसी को मारना नहीं है, आवाज सुनाना है। जो लोग हमारी बात नहीं सुनना चाहते हैं, बहरे हैं जो, उनको सुनाना है। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा। तो 1931 में तो भारत की जनता ने जो बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। 1945 में आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी और जो सिपाही थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेज इस युद्ध में जो विजेता रहे, और गिरफ्तार करने के बाद आप देखोगे कि उन्हें लाल किले में रखा गया और एक मुकदमा चलाया गया जिसको लाल किला मुकदमा कहते हैं। यह मुकदमा 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के बीच चलाया गया। और इस मुकदमे में एक सबसे खास बात यह रही कि भारत की जनता 1945 तक आती आती इतनी ज्यादा आक्रामक हो चुकी थी कि वो लाल किला तोड़ने तक के लिए तैयार हो गई थी कि अगर अब फांसी चढ़ाए तो यहां से एक भी अंग्रेज नहीं बच के जाएगा। ठीक है। और इस समय अगर आप देखोगे तो जो लोग पकड़े गए थे अधिकारियों में आजाद हिंद फौज के, उसमें कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो, मेजर शहनवाज खान, और इन लोगों के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। यह भी प्रश्न आ चुका है कि कौन कौन से आजाद हिंद फौज में कौन से अधिकारियों को पकड़ा गया था। तो ये 3 अधिकारी थे, कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शहनवाज। इन 3 लोगों को पकड़ा गया और राजद्रोह का मुकदमा चला। और अब इस मुकदमे में जितने भारत के लोग थे, जो वकील थे, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी वकालत की थी, सब ने उस दिन अपना जो वकील वाला कपड़ा अटैची से बाहर निकाल लिया। जो नहीं वकालत कर रहे थे उन लोगों ने भी अटैची से अपना कपड़ा निकाल लिया। जैसे जेएल नेहरू, वो जवाहरलाल नेहरू कहेंगे आज हम भी वकील का कपड़ा पहनेंगे, और सब ने वकील का कपड़ा निकाला। जैसे इसमें आप देखेंगे तो सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, भोला भाई देसाई, केएन काटजू, ये सब वकील का ड्रेस पहनकर लाल किला पहुंच गए। ऐसा है कि अब आजाद हिंद फौज के जो हमारे अधिकारी हैं, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन इन लोगों के सारे पैरवी करने के बाद भी मौत की सजा, फांसी की सजा इन्हें दी गई। ध्यान से समझिए कि सब कुछ करने के बाद इनकी फांसी की सजा लोग रुकवा नहीं पाए। और जैसे ही जनता को पता चला, उस समय तो अखबार भी आ रहे थे, पता चला कि आजाद हिंद फौज के जो भी अधिकारी हैं सबको राजद्रोह के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। जनता ने लाल किला घेर लिया। पूरे देश में गहरा रोष और क्रोध फैल गया। अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे अलग अलग स्थानों पर। और जो दिल्ली के आसपास लोग थे, उन लोगों ने एक नारा दिया, लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो।
और इस नारे का इतना असर हुआ कि जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल को भय के कारण, डर के कारण अपनी विशेष शक्ति वीटो का प्रयोग करते हुए इन सबका फांसी माफ करना पड़ा। जैसे अगर आप देखते हो तो भारत के राष्ट्रपति के पास एक अलग से विशेष अधिकार होता है वीटो का, जिससे वो हर प्रकार की सजा को माफ कर सकते हैं। वैसा ही अधिकार वायसराय के पास भी था। ठीक है, कुछ समझ में आया? क्या समझे? भारत छोड़ो थोड़ा सा बताएं, सुनो। हाँ, थोड़ा सुनो, भारत छोड़ो क्या है मामला। भारत छोड़ो है बहुत शानदार। महात्मा गांधी अपनी रणनीति बदल देते हैं। अब तक बोलते हैं मैं अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ूंगा, लेकिन यहां कहते हैं मैं तुम्हें तुमको एक ऐसा मंत्र देता हूं कि अब तुम्हारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, करो या मरो। इसी जगह महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। ये एक ऐसा आंदोलन था, भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन को अगर आप देखें तो इसमें एक बात ये रखी गई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ अब हमें यह सोचना है कि अंग्रेजों को भारत में नहीं रहने देना है। सभी बड़े नेता 1942 में जैसे ही महात्मा गांधी ने यह नारा दिया, करो या मरो, जितने बड़े भारत के नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जो सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, सबको जेल, सब जेल जाओ। जवाहरलाल नेहरू, फिर गोविंद बल्लभ पंत, सब चले गए। राजेंद्र प्रसाद, सबको जेल में भर दिया गया। कोई भारत का एक भी नेता जेल के बाहर नहीं है। आंदोलन कैसे चलेगा, कोई समझाने वाला नहीं है। तो महात्मा गांधी ने एक मैसेज हर व्यक्ति तक पहुंचाया कि अब तुम्हारे लिए आखिरी समय आ चुका है। देश की लड़ाई के लिए तुम्हें सब कुछ अपना देना पड़ेगा। जनता अपने आप मोटिवेट हो गई। इसीलिए विपिन चंद्रा ने लिखा, यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, स्वयं से चल रहा था। कभी कभी किसी आंदोलन को अपने आप ऊर्जा मिलने लगती है। वैसा ही आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन था, जो अपने आप चल रहा था। अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी ने यह कहा कि मैं अंग्रेजों की इतनी ज्यादा जो हिंसा हो रही भारत में, उसके खिलाफ अब मैं नहीं लोगों को मना कर सकता कि वो हिंसा ना करें। नहीं तो महात्मा गांधी ये बात कहते थे, अगर हिंसा का प्रयोग होगा तो मैं कोई आंदोलन नहीं चलाऊंगा। लेकिन 1942 तक महात्मा गांधी ने यह कहना शुरू कर दिया कि अगर अंग्रेज इतनी बड़ी हिंसा कर रहे हैं तो मैं अपने लोगों को मना नहीं कर सकता। इसीलिए 1942 का आंदोलन हिंसात्मक हो गया और इसके परिणाम स्वरूप भारत की जनता ने कहा कि हमें आजादी से कम कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। नहीं, लोग कह देते हैं कि अब छोड़ दो, तोड़ो तोड़ो कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। तोड़ना ही होगा सब कुछ। जैसे लाल किला तोड़ने की बात हो रही थी, अब ये कहा गया कि तुम ये देश छोड़ दो, तो देश छोड़ने की बात हुई। और यहां पर कुछ महात्मा गांधी ने अपने एडवाइस किए, जैसे सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ दें, और अगर चाहें तो वो नौकरी नहीं छोड़ते हैं तो अपनी निष्ठा कांग्रेस के प्रति वो घोषित कर दें कि हम राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति हैं। सैनिक अपने देशवासियों पर हथियार चलाने से मना कर दें कि अपने देश के लोगों पर अब तुम गोली नहीं चलाओगे। छात्र उस समय अपनी पढ़ाई छोड़ें जब वो इसमें आगे तक रह सके, आजादी तक, नहीं तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। और राजा महाराजाओं को भी एक मैसेज दिया गया कि ऐसा है राजा जी, आपकी सत्ता बहुत दिन चल ली, राजा महाराजा अब तुम सब आम जनता जो है उसकी सत्ता मानो, आम जनता को अपना हर चीज स्वीकार करो, उसकी प्रभुसत्ता मान लो। ये मैसेज दिए गए आम जनता को।
कि आम जनता इस तरीके से चलेगी। और आप देखेंगे कि इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका कोई नेता नहीं था। तो इस आंदोलन की गतिविधियां, अंग्रेज बहुत सक्रिय थे, जो कोई कुछ भी थोड़ा बहुत करे उसको जेल डाल देते थे। तो इस समय बहुत सारे ऐसी गतिविधियां चली जो अंडरग्राउंड होके चली, पता नहीं चला कहां कौन है बैठा हुआ, उसने सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी, इस तरीके से चला। और ये जो गतिविधियां चलाई गई वो एक संस्थान के द्वारा उसको संचालित किया गया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसको बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था, उसके सदस्य थे बहुत सारे लोग। कौन कौन? राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण जेपी, अरुणा आसफ अली, छोटे भाई पुराणिक, इसके अलावा वो सुचित्रा जो कृपलानी, बहुत सारे नेता थे। और इन लोगों ने अंडरग्राउंड होकर, भूमिगत होकर इस समय का आंदोलन चलाया, जो भारत छोड़ो का। क्या किया? रेडियो की स्थापना की गई, ऐसा रेडियो जो अंग्रेजों के नजर में ना हो, और उससे इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाती थी कि हाँ, ये जो भारत सरकार का रेडियो है और इससे ये सूचना दी जा रही है कि ऐसा है कि आगे बढ़ो और चिंता मत करो, महात्मा गांधी जी का कुछ संदेश है वो सुनो। ठीक है, जिसमें निरंतर रूप से उषा मेहता और जो राम मनोहर लोहिया, रेडियो पर ये लोग अपनी आवाज जो देते थे और भारत की जनता को जागृत करते थे। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन चला और इस तरीके से हमको समझना था। आई बात समझ में? तेरी समझ में आती है? जब पूछते हैं तब बताया करो, जो समझ में आए और फिर ना बता पाए तो वो समझना किस काम का। तुम शंख पुष्पी पियो। याद तो रखना ही पड़ेगा, याद है तो आबाद है, नहीं तो सब बर्बाद है। भारत छोड़ो आंदोलन का जो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि भारत की जनता का अब धैर्य जो है वो एकदम वो जवाब दे गया था। लगातार इतना हमारा जो दमन हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा, बहुत दमन हो रहा था, हर जगह अंग्रेज हमारा दमन कर रहे थे। और आप देखेंगे कि 1939 के बाद जब विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो मुख्य कारण तो यही था कि विश्व युद्ध के बाद हम नहीं चाहते थे कि हम दूसरे महायुद्ध में हों शामिल। और जब हमारी सोच को नहीं स्वीकार किया गया, उसके बाद भी हमें दूसरे महायुद्ध में भारत भी लड़ा था, पता है आपको, अंग्रेजों की तरफ से। तो इसलिए हमारा विरोध था और हम ये चाह रहे थे कि अब हमें छोड़ो, आप, हम अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहते हैं। और जब अपने हिसाब से निर्णय लेना चाहते हैं तो आप रहेंगे तो वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक पूरा आंदोलन छेड़ा और आंदोलन के माध्यम से चीजों को सामने रखा और आगे चल के आजादी की लड़ाई हमारी 1947 में पूरी हुई। बहुत लंबा डिबेट है इस पे, लेकिन आज केवल इतनी बात जानो कि इसके पीछे बहुत लंबा आधार है, जो सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, वो धन निष्कासन का भी कारण है। हमारा जो उद्योग व्यापार था उसको विनाश कर रहे थे। हमारे यहाँ बहुत सारे आंदोलन चले थे, जैसे स्वदेशी बहिष्कार, फिर धीरे धीरे उनका असर भारत में, फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस, राष्ट्रवाद का प्रवाह, जो क्रांतिकारी आंदोलन 1930 के बाद, और इन सब का जो मिला जुला असर था कि हमें आज़ादी चाहिए थी। 1942 तक आते आते हर चीज़ की एक उम्र होती है, तो भारत की आज़ादी की भी एक उम्र थी, वो उम्र अब आ चुकी थी। लोग होते हैं ना, कहते हैं मेरी आयु हो गई 18 साल की, वैसे ही भारत की भी एक आयु हो चुकी थी। अंग्रेजों का संघर्ष झेलते झेलते अब भारत को और कुछ नहीं चाहिए, आज़ादी से कम कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है यहां इतनी बात। ठीक, तो आज के लिए यहीं रुकिए।
गांधी जी चाह के भी कुछ न कर पाते। गांधी जी के अंदर इतना वो नहीं था कि गांधी जी ये चाहते। लॉर्ड इरविन जो उस समय थे, जो वायसराय, लॉर्ड इरविन को वो केवल रिक्वेस्ट कर सकते थे। लॉर्ड इरविन मानते या ना मानते उनके ऊपर था। आप ये बताओ, खुद से सोचो। और दूसरी बात, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जो भी हिंसात्मक जो गतिविधियों में शामिल रहे हैं, मैं उनके लिए वायसराय से बात नहीं करूंगा। उन्होंने अपना आदर्श खुद भी बना के रखा हुआ था। और दूसरी बात, वही गांधी जी हैं जो ये कहते हैं कि मैंने वायसराय के सामने वो घुटने पर बैठ के रोटी मांगी, लेकिन बदले में मुझे उन्होंने पत्थर दिया। तो उनको खुद नहीं मिला जो उन्होंने मांगा था, तो वो उनको क्या फांसी से बचाते। महात्मा गांधी जो मांग रहे थे वो उनको खुद नहीं मिल पाया, अपनी मांगे, तो भगत सिंह की क्या फांसी बचा पाते। महात्मा के ऊपर का असर अगर आप देखें तो महात्मा गांधी एक अलग विचारधारा को लेकर चल रहे थे, और जो भगत सिंह की विचारधारा अलग थी, तो उनकी विचारधारा का अंतर था। इसलिए अगर वो चाहते तब भी कुछ न कर पाते। एक प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी न होते तो भारत की आजादी का स्वरूप क्या होता। प्रश्न आया, क्या होता बताओ सोच के। महात्मा गांधी न होते तो देश में हो सकता है कि हमारे जो युवा हैं वो दूसरी दिशा में निकल जाते। हमारे यहाँ एक ऐसी सरकार बन सकती थी जो फांसीवादी हो सकती थी, तानाशाही हो सकती थी। तो महात्मा गांधी ने एक तरह से रोकथाम किया और भारत में एक ऐसा देश बनाने का भारत को प्रयास किया जो साध्य साधन की पवित्रता से निर्मित हो। जो साध्य साधन का मतलब, जिसका ऐसा देश जिसका प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो भी पवित्र हो, जो उसका जो साधन है वो भी पवित्र हो, तरीका भी पवित्र हो, और जो लक्ष्य है वो भी पवित्र हो। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का अप्रोच क्या था, अगर आप देखो तो वो ये कहते थे कि साधन चाहे कुछ भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमारा देश की आजादी है। आदमी अच्छा हो या बुरा हो, अगर वो हमारे देश को आजाद कराने के लिए आगे बढ़ता है तो हमें उसका सहयोग लेना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी नहीं कहते हैं ये। महात्मा गांधी ये कहते हैं कि अंग्रेजों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है, उनके खिलाफ मत जाओ, जब हमारा शत्रु थोड़ा मजबूत होगा तब बात किया जाएगा। महात्मा गांधी एक अलग टाइप के थे ना, उनका ये था कि हाँ, साध्य साधन की बात करते थे वो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए चोरी का तरीका नहीं अपना सकते। आईएएस बनने के लिए अब आपने कहा कि हम तो नकल मार लेंगे, तो ये तरीका संभव नहीं हो सकता। लेकिन जो सुभाष बाबू कह रहे हैं कि ऐसा है कि तरीके हर चीज के संभव हो सकते हैं। जब देश की समस्या बहुत वो गंभीर हो गई हो तो हमको कोई भी निर्णय लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। सही थे, लेकिन आपको अगर जो झुकना होगा तो आपको महात्मा गांधी की ही तरफ झुकना है। उनको बाईपास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके नाम पर देखिए कितनी जो पार्टियां बन गई और आगे बढ़ रही। उन्हीं का धरना प्रदर्शन करके, सत्याग्रह करके। गांधी जी 21 दिन का उपवास करते थे। एक बार ऐसा अनशन हो गया था उनका कि उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी जान देकर ही मानूंगा, और पूरी तैयारियां हो गई थी कि अब इनकी अंत्येष्टि हो जाएगी और सारी चीजें हो जाएंगी। अंग्रेजों की तरफ से भी पूरी तैयारियां थी। अचानक गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया। जिएंगे हम। हाँ, तो महात्मा गांधी इसीलिए तो है महात्मा गांधी। और कोई प्रश्न? कुछ भी मन में हो पूछो। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर यहीं रुकिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।